डे 12 कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखो करना क्या है, प्रमुख रचनाकार एवं उनके उपनाम 51 से 68 तक, फिर हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, ठीक है। फिर उसके बाद है आदिकाल की संपूर्ण जानकारी, आदिकाल के प्रथम कवि, हिंदी साहित्य के वन लाइनर, फिर हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण का टेस्ट। ये सारा का सारा हमने कहाँ दे रखा है, डे 12 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, प्रमुख रचनाकार तथा उनके उपनेम और उपलब्धियां। ठीक है, चलो 51 से कुमार विमल को कौन से नाम से जाना जाता है, धूमधर्मी, ठीक है, कविताओं का कवि। कुमार विमल को धूमधर्मी कविताओं के कवि से के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुमार विमल, जब विमल कमल, विमल का फूल खिला, कमल का फूल खिला तो सबने धूम मचा दी, धूमधर्मी कविताओं के कवि कुमार विमल धूमधर्मी कविताओं के कवि के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल को मुनि मारे के हिमायती कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज किसको कहा जाता है? हाँ जी, गुड इवनिंग बलजीत जी। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज रामचंद्र शुक्ल को और मुनि मारे के हिमायती, धूमधर्मी कविताओं का कवि विमल कुमार, ठीक है, सॉरी कुमार विमल। मनोहर श्याम जोशी, कल के विज्ञानी, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी, कल के विज्ञानी। जो वैज्ञानिकता जानता है ना, वो ये जोशियों को नहीं मानता, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मनोहर श्याम जोशी, कल के वैज्ञानिक, मनोहर श्याम जोशी, कल के वैज्ञानिक, ठीक है। जो जोशी है वो श्याम है, जो वैज्ञानिकता है वो कल है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी, कल के विज्ञानी। नेक्स्ट है प्रभुलाल गर्ग, काका हाथरसी, प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी, प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी, ठीक है जी। काका तुम्हारे सिर पे किसने हाथ रखना है? प्रभु ने, प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी। गुलशेर खां शानी, ए शानी तू ज्यादा शेर मत बन, गुलशेर खां शानी। शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र, रुद्र का मतलब होता है वैसे तो गुस्सा करना, तो जो रुद्र विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है जी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, ठीक है जी, विष्णु स्वामी। शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र, काशी के, रुद्र और काशी के, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र, काशी के। चंडी प्रसाद हृदयेश, चंडी प्रसाद हृदयेश, ठीक है, बड़े हृदय वाली चंडी का रूप धारण कर सकते हैं। अभिमन्यु अनंत, शबनम, शबनम का मतलब होता है ओंस की बूंदे, ठीक है। अभिमन्यु अनंत, शबनम, अभी अभी शाबाश मिली शबनम को, ठीक है, ओंस की बूंदे पड़ी। केदारनाथ मिश्र, तो प्रभात। रमाशंकर शुक्ल, रसाल का मतलब मीठा, माधुर्य, सुंदर। उपेंद्रनाथ अश्क, ये दोनों आपको आती होंगे, रमाशंकर शुक्ल रसाल और उपेंद्रनाथ अश्क। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है जी, उपेंद्रनाथ अश्क, अश्क का हिंदी मीनिंग होता है आंसू, उपेंद्रनाथ अश्क, अश्क मतलब आंसू। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सुधांशु का मतलब होता है चांद, ठीक है जी। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सुधांशु का मतलब होता है चांद। रामकृष्ण शुक्ल, शिलीमुख, शिलीमुख का मतलब होता है तीर, लड़ाई, युद्ध या संग्राम, ठीक है। शिलीमुख का मतलब होता है तीर, लड़ाई करना, युद्ध करना, संग्राम करना, शिलीमुख। रामकृष्ण शुक्ल, शिलीमुख। रमानाथ सुमन, सुमन का हिंदी मीनिंग होता है फूल, पुष्प, सुंदर, हसमुख, ठीक है, रमानाथ सुमन। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, भगवान कृष्ण, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का निक नेम क्या है? माधव। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? माधव, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, माधव। तो गिरिजादत्त शुक्ल, गिरीश, गिरीश का हिंदी मीनिंग होता है पहाड़ के भगवान,
ठीक है, भाषण के भगवान की उपाधि। तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज, नियाज का मतलब होता है नियाज करना, प्रार्थना करना, गुजारिश करना, इच्छा रखनी। लाला भगवान दीन, दीन से दीन। एक बार फिर से देखें। कुमार विमल धूमधर्मी कविताओं के कवि। रामचंद्र शुक्ल का मुनि मार्ग के हिमायती। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज। मनोहर श्याम जोशी कल के वैज्ञानिक। प्रभुलाल गर्ग काका हाथरसी। गुलशेर खां का शानी आ जाएगा। ए शानी ज्यादा शेर मत बन। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी कैफ। ठीक है, उसके बाद चंडी प्रसाद हृदयेश, अभिनयानंद शबनम, केदारनाथ मिश्र का प्रभात, रमाशंकर शुक्ल रसाल, उपेंद्र नाथ का अश्क। उसके बाद नेक्स्ट रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख, रमानाथ सुमन, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, लाला भगवान दीन का दीन। ठीक है, उम्मीद है इतने याद हो गए होंगे। थोड़ी सी खुद भी मेहनत कर लेना। उसके बाद है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार। ठीक है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार। तो सबसे पहले स्क्रीन की तरफ नहीं बढ़ना, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुननी है। ठीक है, तो उसके बाद हम स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के निम्नलिखित आधार थे। क्लियर? तो जब इसको काल विभाजन के आधार पर बांटा गया, इसके आधार बनाए गए, तो एक तो समय के आधार पर था, प्रवृत्ति के आधार पर था, साहित्यकारों के नामों के आधार पर और धर्म सुधार आंदोलनों के आधार पर। जब भी हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। एक तो समय के आधार पर पढ़ते हैं। समय के आधार में हम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में पढ़ते हैं। पूर्व का मतलब पहले होता है, उत्तर का मतलब बाद में होता है ना। आदिकाल सबसे पहले, उसके बाद भक्ति काल आ जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। आधुनिक काल तो आधुनिक काल ही है। प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है, प्रवृत्ति का वैसे हिंदी मीनिंग होता है मन का झुकाव होना, आरंभ होना। रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और अयोध्या काल के भागों में बांटा है। साहित्यकारों के नामों के आधार पर हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़ते हैं। ये साहित्यकारों के नाम से ही है। धर्म सुधार आंदोलन में कैसे ट्रिक याद रखना आप, धर्म सुधार आंदोलन में पूजा, प से पुनर्जागरण काल, ज से जागरण सुधार काल। पूजा पहले प आ गया, प से बन जाएगा पुनर्जागरण काल और ज से बन जाएगा जागरण सुधार काल। ठीक है, तो मतलब जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन का आधार है ना, इसको चार भागों में भी विभाजित किया गया। एक तो समय के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, साहित्यकारों के नामों के आधार पर और धर्म सुधार आंदोलनों के आधार पर। तो किसी के भी ऐसे आपको आ जाए तो आपने इस तरह से आंसर देना है। अगर आपको आ जाए कि समय के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया, आपने आंसर देना है 4। प्रवृत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया, फिर भी 4। साहित्यकारों के नाम से भारतेंदु और द्विवेदी युग 2 हो जाएगा। धर्म सुधार पूजा, ये भी 2 हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले है, जैसे स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, अब स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के निम्नलिखित आधार। सबसे पहले वो कह रहा है समय के आधार पर, है ना। सबसे पहले यही कह रहा है समय के आधार पर। समय के आधार पर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। जब समय की बात करते हैं तो यही बोलते हैं ना, बिफोर और आफ्टर। पूर्व का मतलब बिफोर होता है और उत्तर का मतलब क्या हो जाता है, आफ्टर हो जाता है। तो समय को
टाइम के लिए ही हम बिफोर और आफ्टर यूज करते हैं, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और साथ में आधुनिक काल। ठीक है जी। तो उसके बाद आपको प्रवृत्ति के आधार पर दिखाई दे रहा है। प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति का मतलब होता है मन का झुकाव होना, आरंभ होना। ठीक है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, है ना, आदिकाल या वीर गाथा काल। आदिकाल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वीर गाथा काल के नाम से, ठीक है जी, सिद्ध समंत काल के नाम से, चारण काल के नाम से, इस तरह से बहुत सारे नाम हमने पहले किए भी है। तो उसके बाद आ जाता है भक्ति काल, फिर उसके बाद रीति काल और गद्य काल। ठीक है जी। तो साहित्यकारों के नामों के आधार पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, धर्म सुधार आंदोलनों, ट्रिक याद रखनी है आपने, पूजा, प से पुनर्जागरण हो गया, ज से जागरण सुधार काल हो गया। तो अगर हम बात करें जो प्रवृत्ति के आधार पर है, इसमें से रीति काल की बात करें, ठीक है, शुक्ल ने रीति काल को रीति काल का नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत का नाम दे दिया था। विश्व प्रसाद ने रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल का नाम दे दिया था। ठीक है जी। मिश्र बंधुओं का ग्रंथ हमने किया ही है। मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु लाना, पीछे विनोद लगा देना था। मिश्र बंधुओं का ग्रंथ क्या था? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं में आता कौन कौन है? सारे बिहारी वाले हैं, बिहारी बिहारी बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, और साथ में कौन है हमारे साथ? शुक बिहारी। ठीक है जी। गद्य काल में आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल, ठीक है जी, की संज्ञा दी। इन्हीं को इसका पितामह, पितामह, जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। चलो भाई, सबसे पहले देखें जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, है ना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार, ठीक है, स्क्रीन की तरफ फिर बढ़ेंगे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, फिर समझना इजी हो जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी भाषा की दृष्टि से, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी और फारसी भाषा से इसको अलग कर दिया। ठीक है जी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया, कुल 11 भागों में किया। जॉर्ज ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना था। इनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में प्रकाशित हुआ था। वर्नेक्यूलर का मतलब होता है देश की भाषा, मातृभाषा, स्वदेशी भाषा, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था 952। ठीक है जी। 952 कवि शामिल थे इसमें। इन्होंने इसे कुल 11 भागों में विभक्त किया। इन्होंने इसे कुल 11 भागों में विभक्त किया था। ठीक है। इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में सबसे पहले किशोरी लाल ने किया। इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में सबसे पहले किशोरी लाल ने किया 1957 में, और उसके बाद इसका नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास रख दिया। तो अब स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया। वर्नेक्यूलर का मतलब होता है देश की भाषा, मातृभाषा, स्वदेशी भाषा। इन्होंने इसे कुल 11 भागों में विभक्त किया। इन्होंने इसे कुल 11 भागों में विभक्त किया। चारण काल, चारण का मतलब क्या होता है? बंदीजन, भाट जाति का व्यक्ति, जो बंदीजन होते हैं, भाट जाति के व्यक्ति होते हैं, मैंने कल भी बताया था, उसको चारण काल कहते हैं।
ठीक है जी। इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में भी किया गया था, वो सबसे पहले किशोरी लाल ने किया था 1957 में, और उसके बाद इसका नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास रख दिया गया। तो फिर है 15th सेंचुरी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। ठीक है जी। रीति काव्य तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। 18th सेंचुरी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो सबसे पहले देखें संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब होता है परंपरा से चला आया हुआ संधान या मत, जो पुराने समय से ही आ रहा हो, मीन्स परंपरा से चली आ रही प्रथा या रीत। तो 11 भाग कौन कौन से हो गए, अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो एक लाइन में आप शॉर्ट में लिख सकते हो, चारण धार्मिक प्रेम संप्रदाय, चारण धार्मिक प्रेम संप्रदाय, चारण धार्मिक प्रेम संप्रदाय, दरबार तुलसीदास रीति तुलसीदास, दरबार तुलसीदास रीति तुलसीदास, चारण धार्मिक प्रेम संप्रदाय, चारण धार्मिक प्रेम संप्रदाय, दरबार तुलसीदास रीति तुलसीदास, दरबार तुलसीदास रीति तुलसीदास। 18th सेंचुरी कंपनी महारानी विक्टोरिया के शासन। ठीक है, 18th सेंचुरी कंपनी महारानी विक्टोरिया के शासन। तो नेक्स्ट देखें, उसके बाद हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण में मिश्र बंधुओं के बारे में। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। मिश्र बंधुओं में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी। रचना इनकी मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ को 4 भागों में बांटा था। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, जो इसका 4th पार्ट था, जो चौथा भाग था इसका, वो 1934 में प्रकाशित हो गया। इसमें 4591 कवियों के जीवन वृत्त के बारे में वर्णन है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। ये देखो, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक में मैंने बताया, ये पहले बिफोर आता है, फिर आफ्टर पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक। 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। ठीक है, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तरारंभिक काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत। वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। तो इनको ऐसे क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद देखें आदिकाल की संपूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले देखें आदिकाल। तो आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण मीन्स कौन से प्रयोक्ता ने, कौन से रचनाकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया। तब थोड़ा सा ध्यान से, ट्रिकी वे से मैं लर्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से भी याद करना। सबसे पहले देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल का नाम दिया। आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना जाता है। किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। चारण का मतलब होता है बंदी जन या भाट जाति का व्यक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, वीर गाथा काल। देखो, गाथा का मतलब क्या होता है, कथा कहानी होता है ना, तो श्री रामचंद्र की कथा कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, बस वीर गाथा काल। गाथा का मतलब क्या होता है, कहानी, कहा, कथा, है ना। तो कथा किसकी है, किसकी कथा पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र की, है ना। तो रामायण पढ़ते ही हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, तो गाथा कहानी है। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर का मतलब होता है महान, श्रेष्ठ, महा बड़ा। तो जब किसी बीज को बो देते हो तो दिन ब दिन वो महा के रूप में हमारे सामने आता है ना, बीज वपन काल। आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से जाना जाता है। किसने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीज का मतलब ही महा होता है। राहु संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का। स से संस्कृत्यायन, स से सामंत काल। मिश्र बंधु,
ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। अभी आदिकाल को प्रारंभिक काल भी कहते हैं, आरंभिक काल भी। उल्टा पुल्टा नहीं करना। जब मिश्र डालती है तो पैर में र डलता है ना, तो जब प्रारंभिक डालोगे तब भी पैर में र ही डलेगा। मिश्र बंधुओं का प्रारंभिक काल, और जब गणपति चंद्रगुप्त आ जाएगा तो आरंभिक काल। आरंभिक काल की ऑप्शन नहीं है तो प्रारंभिक काल लगाना है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरकाल। रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा था, ये वीर काल है। तो सब बहनें क्या चाहती हैं कि हमारा भाई है जो वीर है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए, पॉपुलर हो जाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल का नाम दिया। ठीक है, संधि काल और चारण काल। राम कुमार की संध्या हो गई है, संधि काल और चारण काल। संध्या हो गई है, राम के चरणों को छू दो। आदि काल को चारण काल का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा दोनों ने दिया। संध्या हो गई है, चरणों को छुओ, किसके? राम कुमार वर्मा के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजार का मतलब ही आदिकाल होता है। जहाँ पे शुक शुकी लगा हुआ आ गया आंसर, हमेशा हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। जहाँ पे वाणी का डिक्टेटर आ गया फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। यहाँ पे आपको आदिकाल नजर आ गया फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होगा। हजार और आदिकाल सेम थी। सुमन राजे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। सुमन राजे रज्जे ते आधार आ गया। ठीक है, तो वैसे आधार का मतलब होता है बुनियाद, मूल, मौलिकता या असूल। बुनियाद, मूल, मौलिकता या असूल। सुमन राज्य और मोहन अवस्थी दोनों ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आधार काल का नाम दिया। सुमन राज्य और मोहन अवस्थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश काल एवं पुरानी हिंदी काल। अपभ्रंश का मतलब होता है जिसमें विकार आ गया हो, जिसका रूप बिगड़ गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपभ्रंश काल बोलते हैं। तो जिसका रूप ही बिगड़ा होगा वो पुराना ही तो होगा। तो पुरानी चीजें आजकल कहाँ पे धरी पड़ी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश काल एवं पुरानी हिंदी काल। राम खेलावन पांडे और हरीश चंद्र वर्मा। राम खेलावन पांडे और हरीश चंद्र वर्मा। संक्रमण काल। संक्रमण का मतलब होता है स्पर्श रोग, संपर्क रोग, संचार, इन्फेक्शन। ठीक है, संक्रमण का मतलब होता है बीमारी। जैसे महामारी फैली थी, अभी एपिडेमिक था। ठीक है जी। राम खेलावन पांडे। जब संक्रमण आया था, जब कोरोना आया था, तो सबको खेलना बंद किया कर दिया था ना, अभी किसी ने नहीं खेलना। राम खेलावन पांडे और हरीश चंद्र वर्मा। संक्रमण में सबको खेलना बंद कर दिया, राम खेलावन पांडे। तो गणपति चंद्रगुप्त का क्या आ गए? आरंभिक काल। ठीक है, यहाँ प्रारंभिक भी हो सकता है। आरंभिक को बेस्ट ऑप्शन आरंभिक है, प्रारंभिक की मिश्र बंदी होगा। और शून्य काल। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया? शून्य काल। अगर पति अच्छा मिले तो जीवन अच्छा हो जाता है, नहीं तो शून्य के समान हो जाता है। बस जहाँ पति की बात होगी शून्य काल। रमा शंकर शुक्र रसाल। ठीक है जी। रसाल का मतलब होता है मीठा, मधुर, सुंदर। रमा शंकर शुक्र रसाल ने अंधकाल एवं बाल्यावस्था का काल कहा। तो जो मीठी अवस्था कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। अंधकाल अवस्था जब कुछ समझ ही नहीं होता। मोहन अवस्थी आधार काल। ठीक है जी। वासुदेव। तो देव क्या है? देवों का क्या काम है? कुछ उद्भव करना, उत्पत्ति करना। उद्भव काल। आदिकाल को उद्भव काल के नाम से जाना जाता है। किसने कहा? वासुदेव ने। उद्भव का मतलब होता है जन्म होना, उद्गम होना। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल पहले कर ही लिया, जिसमें किसी प्रकार का विकार आ गया हो, बिगड़ गया हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल अत्यधिक व्याघातों का। व्याघात का मतलब होता है किसी के अधिकार या उस पर पड़े रहने वाली बाधा, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, मुसीबत, खलबल। ठीक है, व्याघात का मतलब होता है किसी के अधिकार या उस पर पड़ने वाली बाधा, रुकावट और खलबल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल अनिर्दिष्ट। ठीक है, अनिर्दिष्ट। अनिर्दिष्ट का मतलब होता है किसी चीज का होना बेहद जरूरी हो। जब किसी चीज का होना बेहद जरूरी हो उसको क्या बोलते हैं? अनिर्दिष्ट बोलते हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है।
मैम ये तो पहले भी करवाए। पहले बच्चे, हाँ संध्या, संध्या जी ये पहले करवाया हुआ, पहले बेसिक था, सारा बेसिक खत्म हो गया, अब डिटेल शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब डिटेल में कर रहे हैं, अब सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। पहले मेरे हैंडमेड नोट्स थे, उनमें से छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा ही याद रखने हैं। अब बहुत सारी पढ़ाई करनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। जैसे पहले आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है, वो थोड़े से ही थे, 5, 6, 7, 8, 10, तो इसमें मैंने 16 तरह के बताए हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। अनिर्दिष्ट का मतलब होता है किसी चीज का होना जो बेहद जरूरी हो। तो नेक्स्ट देखें उसके बाद, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्राकृत को अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक है, पहले मेरी बातें अब ध्यान से सुनना, फिर स्क्रीन की तरफ बढ़ेंगे तो समझना इजी हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास रचा गया जो प्राकृत की अंतिम, ठीक है, अपभ्रंश अवस्था से। तो आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय काल अवधि 1050 से 1375 विक्री दी। महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक कहते हैं इसका टाइम पीरियड चला। 1050 से 1375 महाराजा भोज के समय से लेके हमीर देव के समय तक हिंदी साहित्य का इतिहास प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से है। शुक्ल जी के अनुसार उस समय नीति और श्रृंगार रस के दोहे सुनाए जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उस समय नीति और श्रृंगार रस के दोहे सुनाए जाते थे। उसी समय गाथाओं का वर्णन भी किया जाता था। गाथाओं के वर्णन के कारण इस प्रथा को रासो नाम से जाना जाने लगा जो बाद में वीर गाथा काल के नाम से जानी गई। ठीक है जी, जो बाद में वीर गाथा काल के नाम से जानी गई। अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी ने, वल्लभी के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। क्लियर? तब स्क्रीन की तरफ देखिए, प्राकृत को अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अर्थव्यवस्था, अपभ्रंश, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का उद्भव माना गया, आविर्भाव माना गया, जन्म माना गया। आविर्भाव का मतलब होता है उदय होना, जन्म होना, प्रकट होना, जन्म माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेके 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेके हमीर देव के समय के कुछ तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण, जिस प्रकार नीति, चारण का मतलब होता है बंदीजन भाट जाति का व्यक्ति, जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्चर्यदाताओं रजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन है किया करते थे। यही प्रबंध रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। अपभ्रंश नाम से, अपभ्रंश का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का विकार आ गया हो, जिसका रूप बिगड़ गया हो। अपभ्रंश नाम से सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख, शिलालेख का मतलब होता है ऐसा पत्थर जिस पर कोई लेख लिखा गया हो, शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। मतलब संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि किसको कहा जाता है? गुसेन को कहा जाता है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश
संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि किसको कहा जाता है? गुहसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद आदिकालजा हिंदी का पहला कवि। आदिकालजा हिंदी का पहला कवि, ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? मुंज भोज को। श्री रामचंद्र जी पर पधार रहे हैं, नीचे बैठ जाओ मुंजे में भुंजे में, ठीक है, और भोज करो। मुंज का मतलब होता है सरकंडे का पौधा जिससे रस्सी तैयार की जाती है, उसको मुंज बोलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्होंने भी आदिकाल का पहला कवि किसको माना? मुंज को। मुंज को पहला कवि मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिवसी सेंगर ने पुष्य और पुंड कहा। शिवसी सेंगर ने, शिव क्या करेगा? कुंड मारेगा, पुंड मारेगा, पुष्य चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। मिश्र बंधुओं ने भी पुष्य जा पुंड। रामचंद्र शुक्ल श्रीधर शर्मा गुलेरी ने मुंज जा भोज। शिवसी सेंगर मिश्र बंधुओं ने पुष्य जा पुंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि किसको माना? अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद, अब्दुल रहमान संदेश रासक इनकी रचना है। तो हजारा तरह के अब्दुल रहमान संदेश लेके आया, विदा इसकी खंड काव्य है। रामकुमार वर्मा का स्वयंभू, अपभ्रंश का प्रथम वाल्मीकि और व्यास भी कौन है? स्वयंभू है। बच्चन सिंह ने विद्यापति। गणपति चंद्रगुप्त शाल भद्र सूरी, जहां पे शाल भद्र सूरी नामक शब्द के आपने बाहुबली आंसर लगाना है। राहु संस्कृत्यानि स से संकृत्यानि स से सिद्ध समंत स से सरहप्पा सरहपाद राहुल भद्र सरोज वज्र। तो आदिकाल जा हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार देवसेन की रचना है। नगेंद्र ने माना यह पहली रचना, ठीक है, नगेंद्र ने इसको पहली रचना माना। देवसेन की रचना है, एक जैन ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य देवसेन है। रचनाकार आचार्य देवसेन जैन कवि हैं। भाषा अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप, प्रभावित पुरानी हिंदी। काव्य रूप मुक्तक, वह काव्य जिसमें एक छंद हो, एक छंद में कई बात का दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं होता, काव्य रूप मुक्तक। यह एक उपदेशात्मक रचना है, यह एक उपदेशात्मक रचना है। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार, ठीक है जी, जैन ग्रंथ है, देवसेन की रचना। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार, देवसेन की रचना है, जैन ग्रंथ है जिसके रचयिता है देवसेन। वह काव्य रचना जिसमें एक छंद हो, एक छंद में कई बात का दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं होता। नगेंद्र ने माना कि यह पहली रचना है, ठीक है जी। काव्य रूप इसका मुक्तक है, यह एक उपदेशात्मक रचना है। आदिकाल की समानताएं, सामान्य विशेषताएं। आदिकाल की विशेषताओं को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। भाव संबंधी विशेषताएं, वीरों की गाथाओं का वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगारिकता का वर्णन, प्रकृति के आलंबन। आलंबन का मतलब होता है मीन सहारा, आश्रय, वहां जिस पर कुछ ठहरा या टिका हो, ठीक है। प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है उकसाने या भड़काना, उत्तेजित या जागृत करने की क्रिया, ठीक है। उत्तेजित या जागृत करने की क्रिया का भाव, उसको उद्दीपन। प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण है। रासो ग्रंथ व दरबारी साहित्य की प्रधानता। कला पक्षबंदी विशेषताएं, प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। मुक्तक वह काव्य जिसमें एक छंद में कई बात का दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं होता, उसको मुक्तक बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये जो ई ऑप्शन थी इसकी, रासो ग्रंथ व दरबारी साहित्य की प्रधानता। रासो ग्रंथों में वीर गाथाएं अधिक होती हैं, अधिक रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, ये आपने खास तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट, डिंगल भाषा बनती कैसे है? डिंगल पिंगल देखो कैसे बनती है, दोनों में अपभ्रंश अपभ्रंश तो है। डिंगल में राजस्थानी, ठीक है जी, और पिंगल में ब्रज आ जाएगा। डिंगल पिंगल, ठीक है, डिंगल पिंगल। अपभ्रंश अपभ्रंश, डिंगल भाषा कैसे बनती है? दोनों में अपभ्रंश अपभ्रंश है। डिंगल में प्लस राजस्थानी हो जाएगा, पिंगल में प्राकृत और ब्रज भाषा,
ठीक है। अपभ्रंश प्लस प्राकृत के मेल को पिंगल कहते हैं। ठीक है। प से पिंगल, प से प्राकृत, राजस्थानी दूसरे वाले में आ गया। प से पिंगल, प से प्राकृत, या फिर ब्रज, ब्रज या प्राकृत। डिंगल पिंगल भाषा कैसे बनेगी, डिंगल कैसे बनेगी, दोनों में अपभ्रंश अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल, प से पिंगल, प से प्राकृत, उप अपभ्रंश प्लस क्या आ जाएगा, प्राकृत या फिर ब्रज भाषा। तो छंदों की प्रधानता दोहा, चौपाई, छप्पे, आल्हा आदि। अलंकारों की प्रधानता प्राय अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अतियुक्ति, ठीक है जी। तो सॉरी, चौपाई के बारे में बताना था। ठीक है। सबसे पहले दोहा क्या होता है, 4 चरणों वाला छंद, उसको दोहा बोलते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है। उसके बाद छप्पा, आला आदि। ठीक है। आला मीन्स 31 मात्राओं का एक छंद, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन होता है। तो उसके बाद है अलंकारों की प्रधानता अतिशयोक्ति, अतियुक्ति, श्लेष, उपमा, यमक, अनुप्रास आदि। तो नेक्स्ट है उसके बाद आदिकाल की पृष्ठभूमि। ठीक है। धार्मिक स्थिति, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, हिंदू धर्म पतन की तरफ। आर्थिक स्थिति तब कैसी थी, मध्य व निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति व व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी तथा अधिकतर लोग मजदूरी व कृषि पर आश्रित थे। पिछली घटना पर आधारित है, पिछली घटना के साथ नई घटना का मिलान करने पर जो स्वरूप स्पष्ट होता है उसको पृष्ठभूमि कहते हैं। ये लिखा है ना, आदिकाल की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, जो पिछली घटना पर आधारित हो। पृष्ठभूमि का मतलब होता है जो पिछली घटना पर आधारित हो, पिछली घटना के साथ नई घटना का मिलान करने पर जो स्वरूप स्पष्ट होता है उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। आर्थिक स्थिति, मध्य व निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति व व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं तथा अधिकतर लोग मजदूरी व कृषि पर आश्रित थे। राजनीतिक स्थिति, भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव, छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त राजाओं की संकीर्ण मानसिकता। संकीर्ण का मतलब होता है तंग। सामाजिक स्थिति, छुआछूत, पितृसत्तात्मक परिवार, स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, तरस योग थी। ठीक है। तो चलो कल ये वाला सारा दिन खत्म हो जाएगा, मैं अभी भी खत्म करवा सकती हूँ, लेकिन इसकी जो ऑप्शंस है आगे टेस्ट आने वाला वो डिस्कस करनी है। जितना पढ़ लिया उसके 1 लाइनर क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि पंजाबी की क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है। मैं अभी भी करवा सकती थी लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।